नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ सुबोध चतुर्वेदी, आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है 4 फेरे। सुनिए। विवाह मंडप में गहमा गहमी मची हुई थी। बच्चों का शोर, बारातियों का शोर और महिलाओं के गायन की मधुर आवाज़। वर वधू फेरे ले रहे थे। 4 फेरे पूरे हो चुके थे और 5वें फेरे के लिए पंडित जी कुछ निर्देश दे रहे थे कि अचानक जाने क्या हुआ। दूल्हे ने अपने सिर से सहरा नोच कर फेंक दिया, गठबंधन को खींचकर अलग कर दिया और मंडप से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। कुछ पल को तो सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या। नीरा प्रस्तर की तरह खड़ी रह गई। जब तक समझ में आया, उसके पिता, चाचा, मामा, फूफा ने बाहर की ओर दौड़ लगा दी। वे सभी दूल्हे के पीछे पीछे दौड़ने लगे, आवाज देकर उसे रोकने लगे, परंतु उसने किसी की ओर मुड़कर नहीं देखा, ना ही अपनी भागने की गति को थामने की कोशिश की। सामने जो भी सवारी दिखी उसमें बैठकर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। अब जितने मुंह थे उतनी बातें। दूल्हे के व्यवहार के पीछे कोई भी कारण तर्क संगत नहीं लग रहा था। सबकी अपनी अपनी अटकलें थीं। पिता हताश होकर जमीन में बैठ गए। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर समधी के सामने रख दी और बोले, समधी जी, यह क्या है? मेरी इज्जत आप लोगों के हाथ में है। मेरी बेटी के 4 फेरे हो गए, बाकी 3 फेरे कैसे हो सकेंगे, क्या बता सकते हैं? आपके बेटे ने इस तरह का कदम क्यों उठाया? उसने तो देखभाल कर शादी के लिए सहमति दी थी, फिर अचानक यह क्या? लड़के के पिता भी असमंजस में थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वे इस बात का क्या जवाब दें। अपने बेटे से इस व्यवहार की उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी। पंडित जी भौचक्के होकर देख रहे थे, बार बार एक ही बात कह रहे थे, यह कैसा अनर्थ हो गया? हमने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा विवाह नहीं देखा। यह तो भारी अपशकुन हो गया। अब इस बेटी का भविष्य भगवान ही जाने क्या होगा। इसके भाग्य को लगता है विधाता ने आंसुओं में कलम डुबोकर लिखा है। अब भला इस बेटी को कौन अपनाएगा? यह खबर अब तक महिलाओं के बीच पहुंच चुकी थी। बेटी की माँ छाती पीट पीट कर जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, अब मेरी बेटी का क्या हो गया? हे प्रभु, तुम ही बताओ, आखिर उस लड़के ने ऐसा क्यों किया? यदि उसे मेरी बेटी पसंद नहीं थी तो उसी समय मना क्यों नहीं कर दिया? क्यों हमारे दरवाजे बारात लेकर आया? उसकी भी रजामंदी थी, तभी हमने यह संबंध किया था। दूसरी ओर वधू यानी कि नीरा अचेत होकर मंडप में गिर चुकी थी। उसकी सखियां चेहरे पर पानी डालकर होश में लाने का प्रयास कर रही थी। अचानक उसके भाई ने बहन को अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले जाकर पलंग पर लिटा दिया। बहन की हालत देखकर वह भी होश हवास खो बैठा और फूट फूट कर रोने लगा। सभी बाराती सनाका खा चुके थे। जो जहां बैठा था चुपचाप उठकर खड़ा हो गया। दूल्हे के पिता की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से सभी देख रहे थे। सभी की निगाह में एक प्रश्न था, अब क्या होगा? वे भी बैठे नहीं रह सके और उठकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर उस अभागिन नीरा के पिता चाचा चुप नहीं बैठे रह सके, झपट कर रास्ता रोक लिया। यह सच है, दूल्हे के पिता को भी कोई कारण ज्ञात नहीं था, परंतु इस वर्तमान स्थिति में वे क्या कर सकते थे? वे स्वयं एक निरीह प्राणी की तरह खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या होना चाहिए, किस तरह इस घर की इज्जत बचा सकते हैं, कैसे इन दुखी माँ बाप को सांत्वना दे सकते हैं। वे अपने आप को किसी भंवर में फंसा हुआ पा रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर जाने की इजाज़त मांगी। लड़की वालों के पास भी कोई चारा नहीं था। सभी लोगों ने एक एक करके उनका रास्ता छोड़ दिया और सभी बाराती वापस चले गए। हंगामा निश्चित ही अब उस घर में पहुंचकर भी होना था। बारात बिना वधू के वर के पहुंचने वाली थी। लड़के का अता पता नहीं था। क्या पता वह कहाँ बैठा हुआ, उसके हृदय में कौन सा भय होगा। सभी के मन को यह प्रश्न आंदोलित कर रहा था, लेकिन जवाब शायद भविष्य के गर्त में छुपा हुआ था। सभी को अचानक ऐसा लगने लगा जैसे मंच पर कोई प्रहसन चल रहा था और अचानक पर्दा गिर गया हो। इस तरह के पटाक्षेप की किसी ने कल्पना नहीं की थी। बैंड बाजे वाले एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, सोच रहे थे आज उनके पैसे कौन देगा, क्या उनकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। दूसरी ओर हलवाई कढ़ाई चढ़ाए हुए इंतजार में थे कि कब वो कोई आकर कहे, चलो गरम गरम पूरियां उतारो। परंतु सभी जगह सन्नाटा था। इतने लोगों के होने के बाद भी कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ें थीं, कहीं सिसकियां थीं, कहीं धमकियां थीं, कहीं भविष्य की परेशानियां थीं।
सभी तरह तरह से अपनी मनोव्यथा को व्यक्त कर रहे थे। धीरे धीरे कन्या पक्ष के लोग भी बिना खाना खाए अपने अपने घर को रवाना हो गए। पंडित जी थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उन्होंने पिता को बुलवाया और समझाने का प्रयास किया। देखिए शर्मा जी, जो होना था हो चुका, आप भवितव्य को नहीं टाल सकते। हो सकता है बेटी के भाग्य में कोई भारी ग्रह हो जो आज उसे बिन ब्याह रहना पड़ा। आगे की सोचिए, 4 फेरे डालकर बेटी का विवाह आप दूसरी जगह कैसे कर पाएंगे? किन किन लोगों की जिज्ञासा को शांत कर पाएंगे कि दूल्हा मंडप से क्यों भाग गया था? उसका भाग जाना लोग भूल जाएंगे, परंतु बिना फेरे के बेटी मंडप में खड़ी रह गई, इस बात को समाज कभी नहीं भुला पाएगा। आपको इसी समय कुछ कठोर निर्णय लेना होगा। इस आपदा से कन्या को मुक्त आपको ही करना होगा। फिर आपकी जैसी मर्जी। आप कहें तो मैं रुकता हूँ, आप कहें तो मैं अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाऊँ। शर्मा जी ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। रोते हुए बोले, मुझे तो पंडित जी चारों ओर अंधकार नजर आ रहा है, कुछ नहीं सूझ रहा। इस स्थिति में मैं नीरू को कैसे संभालूं, कैसे सांत्वना दूं? उस बेचारी का क्या कसूर था? उसने तो हमेशा हमारी ही बात का मान रखा। हम ही अभागे थे जो उसकी मर्जी का ख्याल नहीं रख पाए। उनके इस कथन को सुनकर अचानक नीरू की माँ सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, क्या आपको अब भी नहीं लगता कि हमें नीरू की पसंद का ख्याल एक बार कर लेना चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा? झल्लाते हुए शर्मा जी बोल उठे। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। अभी बात अधिक नहीं बिगड़ी है। आप अपनी मान मर्यादा को एक ताक पर रखकर ठंडे दिमाग से यदि सोच सकते हैं तो आज भी विजय शायद हमारी बात को स्वीकार कर ले, हमारी खोई हुई इज्जत वापस लौट आए। मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं दिखती है। जात पात का, ऊंची जात का घमंड आपने देख लिया। ऊंची जात वाले ही आपके घमंड को चूर चूर करके आपकी इज्जत को पैरों तले रौंद कर चले गए हैं। अब कौन सी इज्जत बची है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मुझे लगता है एक बार विजय को बुलाकर बात करने से बिगड़ी बात बन सकती है। शर्मा जी के पास अब कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सारे हथियार डालते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है अब विजय हमारी नीरू को स्वीकार कर लेगा? क्यों नहीं? हमारी नीरू में क्या दोष आ गया? उसकी तो कोई गलती नहीं है। मंडप से उसका दूल्हा भागा है। वह तो बेचारी अभी भी बेहोश पड़ी हुई है। होश में आते ही पता नहीं इस सदमे को कैसे झेल पाएगी। शर्मा जी की चुप्पी को उन्होंने मौन सहमति माना और अपने बेटे को विजय को बुलाने भेज दिया। थोड़ी देर में विजय चुपचाप आकर खड़ा हो गया। शर्मा जी उससे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। जिस जाति बिरादरी की वजह से उन्होंने दोनों के प्रेम पर निर्दयता से वार किया था, उसे उन दोनों ने चुपचाप घर की इज्जत मानकर स्वीकार कर लिया था। आज वही शर्मा जी आंखें झुकाए हुए विजय से नजरें चुरा रहे थे। नीरू की मां ने कमान अपने हाथ में थाम ली और बोली। वे बोल कम रही थी, सिसक ज्यादा रही थी। बोली, बेटा हम तुम्हारे अपराधी हैं। यहाँ जो कुछ हुआ है तुम्हें सब मालूम है। क्या तुम एक बार हम लोगों को माफ़ करके नीरू को अपना सकते हो? उसका तो इसमें कोई दोष नहीं है। आज हमें समझ में आ गया है। हमारे खोखले अभिमान ने हमें आज इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऊंची जाति वाली जब चाहें हमारे मन सम्मान को ठोकर मारकर धूल में मिला सकते हैं। हमने तुम्हारे साथ जो किया उसका हमें बहुत दुख है। अपने मन से बेटा सब मलाल निकाल दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। मेरी नीरू को अपना लो। विजय ने नीरू की माँ के हाथ थाम लिए और बोला, आंटी मेरे मन में आप लोगों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। आपने जो किया अपनी इज्जत के लिए किया। समाज का चलन ही ऐसा है, इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। लेकिन एक बार आप नीरू से पूछ लीजिए, यदि आपत्ति न हो तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं आज भी नीरू को उतना ही प्यार करता हूँ, सम्मान करता हूँ जितना पहले करता था। अनायास विजय की आंखों के आगे विगत घूम गया। उसका बचपन इस घर में अपने पिता के साथ हुआ था। उसके पिता इस घर में माली का काम करते थे। जब वह छोटा था तब उनकी उंगली पकड़कर साथ आ जाया करता था। नीरू उससे 2-3 वर्ष छोटी थी। जितनी देर उसके पिताजी बाग बगीचे में काम करते, साफ सफाई करते, वह नीरू के साथ बगीचे में खेला करता। धीरे धीरे बड़ा होने पर भी उसका आना नहीं रुका, क्योंकि नीरू उसे अच्छी लगती थी। उसका व्यवहार भी बड़ा ही सौहार्दपूर्ण था। घर में नीरू के पापा मम्मी भी उससे स्नेह करते थे, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी। धीरे धीरे बचपन का साथ परवान चढ़ता गया और एक दिन उन दोनों को लगा शायद अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकेंगे। विजय को बैंक में अच्छी नौकरी मिल गई थी। विवाह में कोई अड़चन नहीं थी, परंतु जाति आड़े आ गई। नीरू विजय के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वे उस दीवार को गिरा सकते। उनके विद्रोह का मतलब था पूरे समाज से विद्रोह कर लेना।
उन दोनों ने इसे अपनी नियति स्वीकार कर लिया और अलग अलग राह पर चलना उचित समझा। एक अच्छे मित्र की तरह दोनों अलग हो गए। उन्हें समाज के बनाए हुए मापदंड के आधार पर अलग राह चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नियति को लेकिन कुछ और ही मंजूर था। देखा जाए तो आज जो घटना घटी थी उससे विजय के जीवन में भी एक तूफान आया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अचानक नीरू से अलग हो जाने के बाद उसके सामने इस तरह का प्रस्ताव भी कभी आ सकेगा। हकीकत आज वही थी। यह प्रारब्ध के अलावा भला क्या हो सकता है। उसके पास इनकार करने का कोई ठोस कारण नहीं था। वह तो मन ही मन आज भी नीरू को उतना ही चाहता था। वह अतीत के झूले में झूल रहा था कि अचानक नीरू के पापा उठ खड़े हुए। उन्होंने विजय को गले लगा लिया। बोले, बेटा, आज हमारी आंखें खुल चुकी हैं। जिस जाति बिरादरी को हम बड़ा ऊंचा समझते थे और फूले नहीं समाते थे, तो मैं निम्न जाति का मानकर नीची नज़रों से देखा करते थे, हमें अपनी गलती समझ में आ गई है। हमें बेटा माफ़ कर दो। हमारी नीरू को अपना लो। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। इस बीच नीरू को होश आ चुका था। उसने सहमति में मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। अचानक परिदृश्य जैसे बदल गया। बैंड बाजों की धुन आसपास हवा में तैरने लगी। पंडित जी के मंत्र उच्चार ऊंचे स्वर में होने लगे। जो स्त्रियां गाते गाते चुप हो गई थीं, उन्होंने फिर से मंगल गान शुरू कर दिए। ऐसा लगा ठहरा हुआ वक्त जैसे अचानक चलने लगा हो। आज की यह कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे सुबोध चतुर्वेदी से उनकी ही लिखी कहानी चार फेरे। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।